दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सफलता के रहस्य बाई रमेश चंद मेहरोत्रा पार्ट 3 कंटिन्यू करती हूँ। दाम्पत्य सुख। एक पत्नी महोदया बहुत सुखी हैं, पर उन्हें अपने पतिदेव से यह स्थायी शिकायत है कि वे उनकी कुछ बातें मानकर उन्हें कभी कभी काफ़ी दुखी कर देते हैं। जरा इस बात को पति की ओर से लागू करके इस प्रकार सोचिए कि क्या पति को पत्नी की 100 में से 100 बातों को मानना जरूरी है? उत्तर यह है कि यदि ऐसा है तो पति को पति न कहकर अलादीन के चिराग का जिन्न कहा जाना चाहिए। इसी तरह एक पति महादेव बहुत हद तक सुखी हैं, लेकिन उनका कहना है चूँकि वे अपनी श्रीमती जी की कुछ बातें ऐसी भी स्वीकार कर लिया करते हैं जिन्हें वे बेहद नापसंद करते, इसलिए श्रीमती जी उन्हें कभी कभी अत्यंत पीड़ा देने वाली लगने लगती हैं। अब जरा पत्नी के हक में यह बात सोचिए कि क्या पति महोदय को इतना बड़ा तानाशाह होना चाहिए कि उन्हें अपनी इच्छा के प्रतिकूल पत्नी की कुछ इच्छाएं पूरी करने में पीड़ा होनी चाहिए? क्या पत्नी को उनकी विविध पक्षी सेवा करने का इनाम सिर्फ 2 रोटियां हैं? यदि ऐसा है तो पत्नी को पत्नी ना कहकर बिना बोलने वाली बंधुआ मजदूर कहा जाना चाहिए। सुखी दाम्पत्य जीवन का यह मतलब नहीं है कि केवल पति या केवल पत्नी की इच्छाएं पूरी हों और 100% पूरी हों। 100% इच्छाएं तो भगवान भी किसी की पूरी नहीं कर पाए। यदि पति पत्नी की कुछ इच्छाएं एक दूसरे की विपरीत इच्छाओं और परिस्थितियों के वजह से पूरी नहीं हो पाती, तो दोनों को इतनी भारी शिकायत क्यों करनी चाहिए या होनी चाहिए कि उनके कारण वे अन्यथा मिल रहे हैं और उससे मिल सकने वाले पर्याप्त सुख में आग लगाकर विकट रूप से दुखी हो जाते हैं। वे इस दृष्टि से क्यों नहीं सोचते कि उनका जीवन साथी उन्हें दुख कभी कभी ही देता है। वह हर बात में 24 घंटे ताने, तो 24 घंटों 365 दिन दुख ही नहीं दे सकता। कोई भी किसी को नहीं दे सकता, जबकि सुख उससे कई गुना अधिक देता है बहुत से क्षेत्रों में। और जब भी वह कुछ देता है, तब उसकी खुद की कोई इच्छा पूरी हो रही होती है, अर्थात उससे उसे सुख मिल रहा होता है। अब इंसानियत की बात यह है कि जो व्यक्ति बहुत प्रकार से आपके निरंतर काम आता हुआ आपको अनेकानेक सुख देता है, उसके किसी आपसे मतभेद वाले निजी सुख की खातिर आपको कुछ दुख झेलने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उल्टे ऐसे दुख सहन करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप दोनों ने इतनी सहनशीलता अर्जित कर ली है तो समझ लीजिए कि आपका दाम्पत्य जीवन परम सुखी हो गया है। तब तो आप में परस्पर होड़ लग जाएगी कि कौन दूसरे को ज़्यादा सुख देता है और कौन दूसरे की खातिर खुद अधिकाधिक सहन करने को तैयार रहता है। दरअसल आदमी या तो खूब याद रखता है कि उनसे दूसरे के लिए क्या क्या किया, उसने दूसरे के लिए क्या क्या किया, पर यह भूल जाता है कि उसने उसके लिए क्या क्या किया। वह यह भी दोहराना नहीं भूलता कि दूसरे ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। पिता बच्चे के लिए कितना करता है यह बच्चे नहीं सोच पाते। इसके विपरीत जो कुछ पिता उनके लिए नहीं कर पाता, उसके लिए वे शिकायत करते रहते हैं। इसे जरा इस तरह भी सोचिए कि कितने पिता बच्चों के लिए कितना अधिक करते हैं और कितने बच्चे पिता के लिए कितना करते हैं। यहाँ यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो पिता बच्चे
इस मामले में आदर्श होते हैं उन परिवार और समाज को नाज होता है। बहुत ऊंचे स्तर पर तो यह भी सुनने को मिलता है कि या कभी मत पूछो कि तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, हमेशा खुद से पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया। वस्तुतः जो देशभक्त देश के लिए कुछ करते हैं उन्हें देश सिर्फ आँखों पर बैठाता है, वह उन्हें अमर कर देता है। अब फिर अपने घर वापस आइए कि इसी प्रकार यदि आप सामान्य व्यक्ति हैं तो सापेक्षतावाद के अनुसार जितना अधिक आप अपने जीवन साथी के लिए करते हैं उतना ही अधिक आपको प्रतिदिन में मिलता है। देर सवेर चाहे किसी भी रूप में, प्रेम के रूप में, सेवा के रूप में, समर्पण के रूप में, धन संपत्ति के रूप में, सहयोग के रूप में, संतोष के रूप में, कुल मिलाकर सुख के रूप में, यदि आप घृणा करते हैं तो घृणा के रूप में भी। एक छोटी सी आदत से खुशहाली। दो दोस्त एक ही पद पर, एक सा वेतन, दोनों के बच्चों की संख्या बराबर, खर्च प्राय एक जैसे, दोनों की ससुराल से भी संपत्ति की कोई आमद नहीं, फिर भी एक दोस्त बहुत संपन्न है जबकि दूसरे को हमेशा आर्थिक तंगी रहती है। आप सोचेंगे कि पहला दोस्त ऊपरी कमाई के गलत रास्ते अपनाता होगा। बिल्कुल गलत। वह भी दूसरे की तरह भरपूर ईमानदार है। अब अनुमान लगाइए कि दोनों की आर्थिक स्थिति में इतना अंतर कैसे हो गया। यदि आप कहेंगे कि पहला दोस्त सुख सुविधा और अच्छे स्टैंडर्ड से नहीं रहता होगा, नहीं, उसके पास भी फ्रिज, रंगीन टीवी, कार, अपना मकान आदि सब कुछ है, घर में फूलों का बगीचा है, वह छुटपुट दान पूर्ण तीर्थ पिकनिक आदि भी करता है, उसका कुछ न कुछ बैंक बैलेंस भी रहता है, वह वक्त ज़रूरतमंद दोस्तों और मातहतों को अच्छी खासी रकम बिना ब्याज के उधार भी देता रहता है, जिसके बारे में उसका एक दोस्त तो कहा करता है कि उसने अपने इस स्वभाव के कारण ही पिछले 25-30 साल में बैंक से मिल सकने वाला इतना ब्याज गंवा दिया है कि उससे से वह एक किराना भंडार खोल लेता। उसकी इस खुशहाली का श्रेय उसकी एक छोटी सी आदत को जाता है, ऐसी आदत जिसका ज़्यादातर लोग मजाक उड़ाते हैं। वह आदत है फिजूल खर्ची से बचने की आदत। इस आदत को आप कंजूसी इसलिए नहीं कह सकते कि ऊपर लिखे तथ्यों के अनुसार उसके पास उसके दोस्त की उपलब्धियों से कुछ कम नहीं। अब कुछ नमूने देखिए कि उसकी यह फिजूल खर्ची से बचकर बचत करने की आदत किस प्रकार की है। वह सुबह शाम साल भर एक तरफ इस्तेमाल किए जा चुके कागज़ों को अपने समस्त लेखन के काम में लाता है, जिन्हें सामान्यतः यूं ही फेंक दिया जाता है। जरा हिसाब लगाइए कि नए कागज़ के रिम न खरीदने से 25-30 साल में उसकी कितनी बचत हुई और उस पर मिलने वाला ब्याज। इस बात पर पहले हंसिए पर बाद में आपको गंभीर होना पड़ेगा। हर 6 साल में रुपए दुगने हो जाते हैं। 30 साल पहले से 100 रुपये बैंक में पड़े पड़े आज 3,200 हो चुके हैं। यह हिसाब सिर्फ एक साल के 100 रुपये की बचत का है। 29 साल पहले के सिर्फ एक साल का, बाद के 29 सालों में भी यह बचत निरंतर होती आ रही है। इसलिए साल हजारों कागज़ों की हर साल के रुपए और उन पर आगामी वर्षों के ब्याज के कुल योग लगाइए। पौन लाख, चलिए आधा लाख ही सही, सिर्फ एक मद में, वह भी बहुत छोटी सी। वह दोस्त किसी भी पहले से इस्तेमाल किए गए ठीक हालत वाले लिफाफे को दोबारा इस्तेमाल किए बिना नहीं मानता। स्थिति के अनुसार कभी वैसा ही
कभी उसे पलटकर। इस प्रकार उसने अब तक अपने को कई हजार छोटे बड़े लिफाफे खरीदने से बचाया। हिसाब लगाइए, उस दोस्त के यहाँ आप फालतू जलती हुई बिजली, व्यर्थ ही चलता हुआ रेडियो या टीवी और बिना चढ़े बर्तन के जलती हुई कुकिंग गैस एक क्षण के लिए भी नहीं देख सकते। यह कोई छोटी बात नहीं। अगर आप इन तीनों सावधानियों से सिर्फ 3 रुपये रोज बचा लेते हैं तो 1 साल में कितने हुए? लगभग 1000। और 30 साल में ब्याज लगाकर वह दोस्त अपनी कार का इस्तेमाल तभी करता है जब उसे सही रिटर्न मिलता है, वरना उसकी साइकिल सलामत। ज़रूरत के अनुसार रिक्शा और ऑटो भी उसके हिसाब से कार रखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पैदल चलना भूल जाओ और कुछ लीटर पेट्रोल की आहूत सड़कों पर बनेगा चढ़ाओ। उसमें बैठकर पोस्ट ऑफिस तक पोस्ट कार्ड डालने जाओ। उसमें बैठकर दिन में 6 बार पनवाड़ी की दुकान पर जाओ। अब पान तंबाकू का खर्च उस दोस्त का पान का खर्च शून्य के बराबर। शादी ब्याह आदमी पान खाने और 5 रुपए के रोज खाने में बड़ा अंतर है। तंबाकू और सिगरेट आदि की लत को उसने अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। शराब का भी उसके बजट में कोई स्थान नहीं। ये खर्च ऐसे हैं जो शुरू में 2-4 बार में कुछ नहीं दिखाई देते, पर बढ़ते बढ़ते ये अच्छों को भिखमंगा बनाने की ताकत रखते हैं। और बढ़िए, उस दोस्त के पास टीम टाम वाले 8 जोड़ी जूते और 8 जोड़ी कपड़े नहीं हैं। वह अपना काम न्यूनतम साज सामग्री से चलाने में विश्वास रखता है, वरना शौक का तो कहीं अंत नहीं है। वह पॉलिश और शेविंग के लिए दूसरों पर निर्भर न रहकर सब कुछ खुद करता है, जिससे उसके काम हजारों बार कम समय में 1/4 से भी कम पैसों में हो जाते हैं। उस दोस्त के यहाँ भोजन के नाम पर भी फिजूल खर्ची न होने से बचत होती। पहली बात यह है कि उसके यहाँ कभी एक भी रोटी फेंकने की नौबत नहीं आती। थाली में खाना बिल्कुल नहीं बचता। यथा रुचि और यथा साध्य उतना ही खाना पकाया जाता है जितना खाया जाना होता है। दूसरी बात यह है कि उसके घर में ठूस कर कोई नहीं खाता, जिसके कारण सामान्यतः कोई बीमार नहीं पड़ता। फलतः डॉक्टरों और दवाओं का भी सारा संभावनीय व्यय शुद्ध बचत के खाते में जाता है। अब जरा सब मदों की बचत जोड़कर देखिए, पड़ गए ना मुश्किल में। थैंक यू।